देखो, अब उन्होंने बंगाल भी ले लिया, ठीक है, मैसूर भी ले लिया, ठीक है, मराठा भी आ गया अंदर। अब क्या कर रहे थे, जो इतना एम्पायर था उसको अब वो बचाना चाह रहे थे, किससे? रशियन से, ठीक है, फ्रेंच से और अमेरिकन से। इनसे बचाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, अब उसको कंसोलिडेट करना है, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, ताकि अपने एम्पायर को बचा सके इन सब से, ठीक है, समझ गया? और इसको प्रोटेक्ट करें, अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है, क्योंकि उनको थ्रेट रहता था रशियन अमेरिकन वगैरह से, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको वार्स हुई। अब किसके साथ वार होंगी? बाहर वाले कंट्रीज़ के साथ। जैसे अफगान वार्स हुई, कब हुई याद रखना, 1839 से 42, 1878 से 80। उसके बाद उनके क्या होगा, उन्हें अपना ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब अपना एक वहाँ पे दूत रख दिया। उसके बाद उन्होंने सिंध को एनेक्स कर लिया, क्योंकि उनको डर था रशियन ना आ जाए, ठीक है, वहाँ से। और वहाँ से उनके साथ पीस ट्रीटी कर दी उन्होंने। लास्ट में 1843 में पूरा ले लिया सिंध। फिर बर्मा भी उन्होंने ले लिया 1885 में। गोरखा नेपाल में वो कब्जा करने के लिए गोरखा थोड़े से रेजिस्टेंस उन्होंने ज़्यादा दी, तो उन्होंने उसके साथ सिंगोली की ट्रीटी कर दी 1816 में, समझ गया। और गढ़वाल और कमायूं अपने अंदर ले लिया। अब देखते हैं, अब वो ये करने के बाद अब आई पंजाब की बारी, ठीक है, 1849। ये एक ऐसी थी जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थी, ये रंजीत सिंह के अंडर थी। उन्होंने एक ट्रीटी साइन, ट्रीटी होती है समझौता, उन्होंने एक समझौता किया परपेचुअल फ्रेंडशिप, कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। और आल्सो मेंटेन, उसने बड़ी अच्छी आर्मी मेंटेन की थी और एम्प्लॉयड यूरोपियन को भी अपने अंदर फौज में रखा हुआ था, लेकिन वो मर गया 1839 में। 1843 में उसका बेटा आया दिलीप सिंह, समझ गया, छोटा था अभी। ब्रिटिश ने देखा बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी हम इसको पंजाब को एनेक्स करने, तो इन्होंने 2 वार लड़ ली। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार, याद रखना कब, 45 से 46, 48 से 49। और दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया, उसको 50,000 यूरो हर साल दिया जाता था, समझ गया। अब देखो, उन्होंने कंसोलिडेट भी कर दिया, अंग्रेज़ों से बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने पंजाब देखा वीक हुआ, उसको भी ले लिया, उन्होंने मैसूर भी ले लिया, उन्होंने मराठा भी ले लिया, ठीक है। अब भी उनकी भूख मिटी नहीं। अब उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसी पॉलिसी लाएं, ऐसे कुछ पॉलिसी लाएं ताकि हम और कब्जा कर लाएं। वो उसका ही नतीजा आया सब्सिडी अलायंस। इसका में क्या था, ये किसने लाया था? विलेज़ली ने। कब लाया था? 1798, याद रखना, ये पूछेंगे। अब ये क्या था, वही कह रहा कि वो इसके पीस की ट्रीटी में नहीं था, वो अपने एम्बिशन को फुलफिल करना चाहता, और भी बड़ा बनाना चाहता था। अब वह क्या था ये देखना। कहता था जो भी इस सिस्टम के अंदर जो भी स्टेट आएगी, ठीक है, उसको सारे रिलेशन अपने दूसरे कंट्री के साथ छोड़ने पड़ेंगे। यानी हमारे साथ तो किसी के साथ बात नहीं कर सकता। अगर कोई इंडियन स्टेट है उसके साथ नेगोशिएशन करनी है तो हमारे थ्रू ही होगी, समझ गया। और हमारा एक दूत वहाँ पे रहेगा, समझ गया। और अब आप अगर इतना कुछ हमारे लिए करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे दूसरी कंट्री जो अगर कोई आप पे अटैक करेगा। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्रिंसेस अब वो उनसे ये छीन लिया हक, और डिप्राइव एनी टू ज्वाइन एंड हैंड विद एनी अदर कंपनी, मतलब किसी के साथ वो हैंड ज्वाइन नहीं कर सकते, इसका भी हक उन्होंने छीन लिया, ठीक है। अब इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी वजह से उन्होंने बड़ी ज़्यादा आर्मी वहाँ पे रख दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आर्मी रख दी तो क्या हुआ, उनकी इंडिपेंडेंस भी खो दी, वो भी उनके ही खर्चे से, समझ गया। ये सब किस लिए हो रहा था, ताकि वो अपनी टाइटल को एक्सपैंड कर सके, समझ गए। वो हर दिन उनके काम में दखल देते रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी वो अपना खो। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अब तो वो आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, पॉलिटिकल। वो कहते हैं भाई हमसे बात करो, हमारे थ्रू बात करो, हमारा रीजेंट रहेगा, तो उनका पॉलिटिकल हक तो खो गया। अब वो वहाँ पे रहेंगे तो फिर वो इंटरफेयर करेंगे, उनके ब्रिटिश का सोल्जर का खर्चा आप भी देना है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उनकी हट हुई।
तो किस किसने ज्वाइन की? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, याद रखना ये, मैसूर ने ज्वाइन की, अवध ने ज्वाइन की, पेशवा और सिंधिया ने ज्वाइन की। समझे? सब्सिडी लाइन्स इन सब ने ज्वाइन की थी। अब एक और आई पॉलिसी, वो कौन लेके आया? डलहौजी। पीछे कौन लेके आया था? वेलेस्ली। 48 से 56 में। इसमें क्या था? इसमें क्या था? कोई भी स्टेट, डिपेंडेंट स्टेट जो हमारे अंदर है, अगर उसका अपना खून का बेटा नहीं है, समझ, लेजिटिमेट हायर का मतलब अपना बेटा नहीं, अगर अडॉप्टेड सन है वो नहीं, अपना खून का अगर बेटा नहीं है, तो स्टेट को पूरा हक है कि उसकी जो भी उसके जो स्टेट होगी वो अपने हाथ में ले लेगी। अगर आप अपना अडॉप्टेड सन डालोगे तो हम नहीं मानेंगे, आपका अपना बेटा ही होना चाहिए। समझ गए? आया समझ? तो कोई इसकी इस पॉलिसी से क्या क्या छीना उन्हें? सतारा छीना, जैतपुर छीना, संबलपुर, भागलपुर, नागपुर और झांसी भी छीनी। याद रखना, ये नाम याद रखना। समझ गए? डलहौजी ने अवध कब छीना था? 56 में। वो ये कह रहा था क्यों छीना? क्योंकि वो वहाँ की जो राजा था वो अपने पीपल्स पे अच्छा राज नहीं चला रहा था, उन पे मनमानी कर रहा। समझ गया? ये समझ आया? लैब समझ आया? अपना बेटा नहीं होगा तो हम आपका स्टेट ले लेंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडर से, अब देखते हैं कि वो कैसे मैनेज कर रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल और सिविल चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे थे। देखो, हमने ड्यूल सिस्टम पहले पढ़ा था ना, पहले पीछे, कि राजा को सभी जिम्मेवारी दी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन क्या था, इन्होंने ब्रिटिश के पास सारा पैसा था लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं थी, तो इसकी वजह से बंगाल में फेमाइन आया था। देखा था हमने, किसने लाया था? क्लाइव ने लाया था। इसको बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, वारेन हेस्टी ने यही ड्यूल सिस्टम को हटाया था और उसने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बम्बे, बंगाल और मद्रास। तो इन सब का अपना गवर्नर होता था। इन सब के ऊपर क्या होता था? गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग। कौन था? ठीक है, इसने क्या कर दिया? फर्दर प्रोविंस को किस में डिवाइड कर दिया? एक बड़ी प्रोविंस है उसके अंदर इसने डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर रखा? एक कलेक्टर के अंदर। इसी का क्या होता था काम? वहाँ पे लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखना, वहाँ पे दंगा फसाद ना हो, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना और सारे टैक्सेस कलेक्ट करना होता था। और जज के साथ मिलके ये वहाँ पे जजमेंट भी देता था। ठीक है, ये सारे फंक्शन जज के साथ, पुलिस के साथ और दरोगा के साथ मिलके वो करता था। समझ गया? आया समझ? एक मिनट है। आगे चलते हैं। अब आ गया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल मतलब अब देखते हैं कि वहाँ पे कोर्ट कैसे थे, कैसे होता था। 1772 में वारेन हेस्टी ने क्या लाया? जुडिशियल रिफॉर्म लाई। या पूछना, ये पूछेंगे 1772 में किसने लाए? इसने लाया था दीवानी अदालत और फौजरी अदालत। दीवानी अदालत क्या थी? यहाँ पे सिविल सूट चलते। सिविल सूट का मतलब घर का कोई मसला हो गया, किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया, वो। क्रिमिनल हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया, ठीक है, किसी ने मारपीट की, वो। सिविल सूट क्या होता है कि घर का कोई मसला, कोई ज़मीन का मसला, ठीक है, घर वाला कोई हक ना दे रहा हो, उसका मसला, वो होता सिविल सूट। दीवानी अदालत के कौन करता था? उसके ऊपर बैठता कौन था? कलेक्टर ही देखता था। समझ गए? हिंदू के ऊपर हिंदू लॉज चलते थे, मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉज चलते थे। पंडित हिंदू लॉज को देखते थे, मौलवीस मौलवीस क्या करते थे? मुस्लिम लॉज को इंटरप्रेट करते थे। फौजी अदालत हमने पढ़ा क्या था? क्रिमिनल कोर्ट। समझ गए? इसके ऊपर कौन बैठता था? इंडियन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इसके साथ कौन बैठते थे? काजी और मुफ्ती। इसको क्या करते थे? इसको सुजेशन देते थे। आया समझ? 1773 में क्या आया? सुप्रीम कोर्ट आया। क्या आया? सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील, सदर निजामत अदालत। कहाँ पे आई? ये कलकत्ता में इन्होंने सेट किया। इसके ऊपर भी आ गया सुप्रीम कोर्ट, सदर निजामत अदालत आया था। अच्छा, 1775 में इन्होंने क्या किया? सभी लॉज को उन्होंने क्या कर दिया? एक बुक में लिख दिया, जो किसके ऊपर थे? धर्मशास्त्र के ऊपर थे। बाद में इसे इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया? एन बी
हाईलाइट नहीं किया, और मुस्लिम नाम को भी इन्होंने एक बुक में लिख दिया था। समझ गए। अब ऐसे हमारा लास्ट और जुडिशियल सिस्टम पता लगता है कैसे कैसे रिफॉर्म हुए थे। 1883 में लॉ कमीशन बना था। इसका काम था कि जितने भी लॉ हैं इनको आप लिखो, कोडिफाई करो, और उन्होंने क्या बनाया, इंडियन पीनल कोड, जो आईपीसी चलता है ना, आईपीसी वही है ये, इंडियन पीनल कोड, और वन लॉ फॉर ऑल। इन्होंने ये कहा था कि यही सभी लॉ सब पे लगने चाहिए। समझ गए। बोथ फॉर इंडियन एंड इंग्लिश, इन्होंने ऐसा सुजेशन दिया था। हमने जुडिशियल सिस्टम देख लिया, दीवानी अदालत, फौजी अदालत, फिर सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील हुआ, ये सब हमने अभी कोर्ट का सिस्टम देख लिया। अब देखते हैं आर्मी में क्या होता था। अच्छा, अगर अच्छा सा सिस्टम ने बना के चलना, अगर स्टेट को चला के चलना, तो उनको ये आर्मी ज़्यादा अच्छी बनानी पड़ती थी, ताकि फॉरेन वाले इन्वेड ना कर दें, अंदर कोई रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, और ताकि शांति बनी रहे। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, आर्मी में क्या क्या होता है, इंडियन सोल्जर थे और सिपाही थे। क्या थे, इंडियन सोल्जर को ज़्यादा बड़ा रैंक नहीं दिया जाता था, सिर्फ सूबेदार तक जाके ही रुक जाते थे। ज़्यादातर वो पैदल सैनिक ही रखते थे अंग्रेज़। ठीक है। सोल्जर को यूरोपियन स्टाइल में सिखाया जाता था। ठीक है। उनकी लाइफ को और डिसिप्लिन में रहे। ठीक है। पहले क्या होता था, वर्दी नहीं होती थी, आर्मी वाले वर्दी नहीं डालते थे, लेकिन इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम लाया, इन्होंने स्कॉट लाया, इन्होंने मार्च लाई, इन्होंने सब लाया डिसिप्लिन करने के लिए। ठीक है। और उनको नए नए हथियार भी दी, जैसे मस्कट और मैच लॉक यानी बंदूकें दी इनको। ठीक है। जहाँ पे आर्मी वाले, जहाँ अगर बंगाल में रहते हैं, उनको पैसा ज़्यादा मिलता था एज़ कम्पेयर टू बम्बे और मद्रास के लिए। अब पुलिस सिस्टम देखते हैं, पुलिस सिस्टम इन्होंने क्या किया था। कॉर्नवालिस ने पुलिस सिस्टम सही किया था। 1772 में इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट समझते ना, एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है ना, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने थानाज में, एक डिस्ट्रिक्ट को थानाज में कन्वर्ट कर दिया था। आज भी थाना चलते हैं। ठीक है। उसका हेड कौन होता है थाना का, दरोगा कौन होता है। ठीक है। उसके बाद कौन इसको असिस्ट करता है, पुलिसमैन, ही असिस्ट बाय पुलिसमैन दैट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। आया समझ। अच्छा, अब ज़मींदार पहले क्या करता था, पीस देखता था, लॉ और ऑर्डर देखता था, उससे वो चीज़ हटा ली गई थी। अब कौन देखता था, दरोगा देखता था। आया समझ। दरोगा के ऊपर कौन था, डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट। अगर 10 दरोगा हैं, उसके ऊपर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट। ठीक है। चौकीदार भी होता था एक, वो जो विलेज को देखभाल करता था। कोतवाल्स होते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर टाउन में देखते थे। यानी पुलिस किसके लिए काम आती थी, लॉ और ऑर्डर के लिए, कोई चोरी वोरी ना हो जाए उसको देखने के लिए, और सड़कों की सुरक्षा के लिए भी काम आती थी। आया समझ। थानास, फिर उसके ऊपर वहाँ पे कौन बैठता था, दरोगा के ऊपर सुप्रीडेंट, चौकीदार भी होते थे, कोतवाल भी होते थे। अच्छा, आगे देखो। अब देखो, क्या ऐसा देखा गया कि पुलिस वायलेंस करती है, लोगों को मारपीट करती है, करप्शन करती आई थी, और लोगों में बड़ा ज़्यादा गुस्सा था, और कई बार लोगों को वो मार भी देते थे। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो जो पुलिस बनता वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनकी सैलरी कम होती थी, और उनके इतने ज़्यादा उनको पेंशन वगैरह प्रिविलेजेस नहीं मिलती जितनी अंग्रेज़ी सोल्जर को मिलती थी। इसी की वजह से वो ये चीज़ें करते थे। कौन करते थे, ये इंडियन ही थे। समझ गए। आया समझ आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ याद रखना यार, ये इम्पोर्टेंट है, ये डेट्स याद रखना। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। आया समझ। चलो ठीक है फिर।